आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम एल्कीन के निर्माण की विधियां, एल्कीन के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। इसके पहले दो भाग में हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन एवं एल्कीन के नामकरण एवं समवायवता के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एल्कीन का विरचन यानी एल्कीन को बनाने की विधियां। यहाँ हम 4 विधियों का अध्ययन करेंगे। पहला है एल्काइनों से, दूसरा एल्किल हैलाइडों से, तीसरा सन्निध यानी विसिनल डाइहैलाइड से और चौथा है अल्कोहलों के अम्लीय निर्जलन यानी एसिडिक डिहाइड्रेशन से। पहली विधि एल्काइनों से है। इसमें एल्काइनों का आंशिक हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। एल्काइनों के आंशिक अपचयन से एल्कीन बनाई जाती है। सल्फर जैसे विषाक्त यौगिकों द्वारा निष्क्रियत पैलेडीकृत चारकोल को, जिसे लिंडलार अभिकर्मक कहते हैं, द्वारा आंशिक अपचयन करवाने पर समपक्ष एल्कीन यानी सिस एल्कीन प्राप्त होती है। उत्प्रेरकीय विष नहीं लें तो एल्केन बन जाते हैं। यदि अपचयन के लिए हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो विपक्ष यानी ट्रांस एल्कीन प्राप्त होती है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब पैलेडियम कार्बन लेते हैं, चारकोल लेते हैं, तो सिस एल्कीन प्राप्त होती है, और जब सोडियम द्रव अमोनिया लेते हैं और एल्काइन का अपचयन कराते हैं तो ट्रांस एल्कीन प्राप्त होती है। ये देखिए, एथाइन से एथीन प्राप्त हो रही है, प्रोपाइन से हमें क्या मिलेगा? प्रोपीन प्राप्त होगी, क्योंकि ये आंशिक अपचयन हम करवा रहे हैं। दूसरी विधि है एल्किल हैलाइडों से। एल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक पोटाश यानी इथाइल अल्कोहल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करवाया जाता है, तो हैलोजन अम्ल के विलोपन होने से यानी HCl के विलोपन से या HX के विलोपन से एल्कीन बनती है। यह अभिक्रिया विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाती है। इसमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है, इसलिए इसे बीटा विलोपन कहते हैं। ये बीटा कार्बन है, इस पर जो हाइड्रोजन है वो विलोपित हो रहा है X के साथ में, इसलिए इसको बीटा विलोपन कहते हैं। हैलोजन परमाणु की प्रकृति तथा एल्किल समूह अभिक्रिया की दर निर्धारित करते हैं। यदि हैलोजन समूह, हैलोजन परमाणु आयोडीन है तो उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है ब्रोमीन की अपेक्षा, और ब्रोमीन की क्रियाशीलता क्लोरीन की अपेक्षा अधिक होती है। इसी प्रकार यदि एल्किल समूह तृतीयक है तो उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है द्वितीयक की अपेक्षा, और द्वितीयक की क्रियाशीलता अधिक होती है प्राथमिक की अपेक्षा। ये आप देख रहे हैं, अल्कोहलिक केवच से जब क्रिया कराई जा रही है इथाइल क्लोराइड की, तो विहाइड्रो हैलोजनीकरण हो रहा है और एल्कीन प्राप्त हो रही है। यहाँ पर इस उदाहरण में देखिए आप, 2-क्लोरोब्यूटेन का जब करवाया जा रहा है विहाइड्रो हैलोजनीकरण, तो 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन दोनों बन सकती है, क्योंकि इसमें विलोपन इस बीटा हाइड्रोजन का भी हो सकता है और इस बीटा हाइड्रोजन का भी हो सकता है। 2 बीटा हाइड्रोजन होने से दोनों तरफ विलोपन होकर के 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन दोनों उत्पाद बनते हैं। तीसरा है विसिनल डाइहैलाइडों से। इसमें जिंक हैलाइड का विलोपन होता है, इसलिए इसे विहैलोजनीकरण कहते हैं। यहाँ पर केवल हैलोजन का विलोपन होता है, जिंक के साथ चला जाता है हैलोजन, इसलिए इसको विहैलोजनीकरण कह रहे हैं। और इस प्रकार से विसिनल डाइहैलाइड से भी हम एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं। अल्कोहलों के अम्लीय निर्जलन से अल्कोहलों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर जल के एक अणु का विलोपन होता है, जिससे एल्कीन बनती है। चूंकि अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल अणु से जल का एक अणु विलोपित होता है, अतः इस अभिक्रिया को अल्कोहलों का अम्लीय निर्जलीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु बीटा स्थिति से विलोपित होता है। ये देखिए, बीटा स्थिति से हाइड्रोजन विलोपित हो रहा है, इसलिए इसे बीटा विलोपन कहते हैं। अल्कोहलों के निर्जलीकरण की सुगमता का जो घटता हुआ क्रम है वो तृतीयक से कम होता है द्वितीयक का, द्वितीयक से कम होता है प्राथमिक का। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि ये प्रोपेनॉल है, इसमें जल का विलोपन होने से प्रोपीन प्राप्त हो रही है, तो ये भी बीटा विलोपन है। हमने देखा कि हम 4 विधियों से
एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। पहला एल्काइन का आंशिक हाइड्रोजनीकरण, दूसरा हमने देखा एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण, तीसरा हमने देखा विसिनल डाइहैलाइड्स का विहेलोजनीकरण और चौथा एल्कोहल्स का निर्जलीकरण। इस प्रकार हम एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। एल्कीन के गुणधर्म, हम दो प्रकार के गुणधर्म पढ़ते हैं, भौतिक और रासायनिक। पहले बात करते हैं हम भौतिक गुणधर्म की। इसके प्रथम 3 सदस्य गैस हैं, अगले 14 सदस्य द्रव हैं और उससे अधिक कार्बन संख्या वाले सदस्य ठोस हैं। एल्कीन में रंग और गंध की बात करें तो एथीन रंगहीन तथा हल्की मधुर सुगंध वाली गैस है। अन्य सभी एल्कीन रंगहीन और गंधहीन होती हैं। विलयता, एल्कीन जल में अविलय होता है परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर में विलय होती है। ध्रुवीय प्रकृति में अंतर के अलावा एल्कीन भौतिक गुणधर्मों में एल्केन से समानता दर्शाती हैं। क्वथनांक की बात करें, एल्कीनों के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ इसके क्वथनांक में क्रमागत वृद्धि होती है, जिसमें प्रत्येक CH2 समूह बढ़ने पर क्वथनांक में 20 से 30 केल्विन तक की वृद्धि होती है। एल्कीनों के समान ही सीधी श्रृंखला वाली एल्कीनों का क्वथनांक समावयवी साखित श्रृंखला वाले एल्कीनों की तुलना में उच्च होता है। यानी सीधी श्रृंखला वाले जो एल्कीन है उनका क्वथनांक ज़्यादा होता है बजाय साखित श्रृंखला वाले एल्कीनों के क्वथनांक से। रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो एल्कीन ढीले बंधे पाई इलेक्ट्रॉनों के स्रोत होते हैं, इसलिए ये योगात्मक यानी एडिशन रिएक्शंस दर्शाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बन कार्बन द्विबंध पर जुड़कर योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। कुछ अभिकर्मकों के साथ क्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा भी होती है। एल्कीन कुछ विशेष परिस्थितियों में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित करती हैं। एल्कीन में ऑक्सीकरण तथा ओजोनी अपघटन अभिक्रियाएं प्रमुख हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं डाइहाइड्रोजन का योग, हेलोजन का योग, HX का योग यानी हाइड्रोजन हैलाइडों का योग, सल्फ्यूरिक अम्ल का योग, जल का योग, इसके अलावा ऑक्सीकरण, ओजोनी अपघटन और बहुलीकरण अभिक्रियाएं भी इनमें होती हैं। पहला डाइहाइड्रोजन का योग, एल्कीन सूक्ष्म पिसे हुए निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोजन गैस के एक अणु के योग से एल्केन बनाती है। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का योग हो रहा है। योग का मतलब है ये पाई बंध हट जाता है और इसके स्थान पर 2 सिग्मा बंध बन जाते हैं। एक ये बन गया जिससे हाइड्रोजन जुड़ गया और दूसरा हाइड्रोजन इस सिग्मा बंध के माध्यम से जुड़ गया। इस प्रकार आपको एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्कीन से संयुक्त होकर हेलोजन जैसे ब्रोमीन या क्लोरीन विसिनल, जिनको हिंदी में सन्निध डाइहैलाइड कहते हैं, बनाते हैं। आयोडीन सामान्य परिस्थितियों में योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। ब्रोमीन द्रव का लाल नारंगी रंग असंतृप्त स्थान पर ब्रोमीन के जुड़ने के पश्चात लुप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग असंतृप्तता के परीक्षण के लिए होता है। यानी ये जो ब्रोमीन है इसका जो रंग है लाल नारंगी, ये इस एल्कीन से क्रिया होने पर उड़ जाता है। तो ये इसका टेस्ट है कि ये एथीन जो है इसमें द्विबंध है और इसका रंग उड़ने के कारण ये इसका टेस्ट होता है। एल्कीन पर हेलोजन का योग इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें चक्रीय हेलोनियम आयन का निर्माण होता है, जिसे आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम भी आपको याद रखना है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे कम क्रियाशीलता दर्शाता है। तीसरा है हाइड्रोजन हैलाइडों यानी HX का योग। हाइड्रोजन हैलाइड HI, HBr, HCl एल्कीनों से जुड़कर एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ये एल्किल हैलाइड बनाते हैं और हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम सबसे ज़्यादा क्रियाशील इनमें HI होता है, उससे कम क्रियाशील HBr और सबसे कम क्रियाशील HCl होता है। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं एथीन पर जब HCl की क्रिया हो रही है तो एथिल क्लोराइड बन रहा है। अब ये जो योग होता है ये
सम्मित और असम्मित एल्कीनों में अलग अलग प्रकार से होता है। सम्मित एल्कीनों में HBr का योग कराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योग जो है उसमें जैसे H इधर जुड़ गया, Br इधर जुड़ गया, इसका उल्टा भी हो सकता था, H इधर जुड़ जाता और Br इधर जुड़ जाता, एक ही बात है, प्रोडक्ट समान बनता है। ये 2 ब्यूटीन है, ये भी सम्मित एल्कीन है। इस पर जब HBr का योग होता है तो H इधर जुड़ करके Br इस कार्बन पे जुड़ जाए, या H इधर जुड़े और Br इस पे जुड़ जाए, प्रोडक्ट सेम होता है, उत्पाद सेम होता है। लेकिन जब असम्मित एल्कीनों में HBr का योग होता है तो वो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है। इस नियम के अनुसार किसी असम्मित एल्कीन पर HX का योग कराने पर, याद रखिएगा, असम्मित एल्कीन पर HX का योग कराने पर X या अधिक ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन पर जाता है जहां पहले से ही कम संख्या में हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हों। ये प्रोपीन है, असम्मित एल्कीन है, HBr का योग कराते हैं तो H कहाँ जा सकता है, H इधर जा सकता है और Br इस दूसरे कार्बन पर जुड़ सकता है, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। और इसका उल्टा अगर हो, H यहाँ जुड़े और Br इस कार्बन पर जुड़े तो ये बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ये योग होता है कि ये जो ऋण विद्युतीय भाग है Br वो वहाँ जुड़ता है जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन हो। तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन मार्कोनिकॉफ उत्पाद है। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं। ये प्रोपीन है, इसकी HBr से रिएक्शन हो रही है तो पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में H+ इस अभिक्रिया में आक्रमण करता है, और जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है, आप जानते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है जो क्रिया के समय होता है, और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कार्बन की तरफ विस्थापित होते हैं। तो ये इस तरफ दिखाया गया है। इस तरफ दिखाने से ये H+ कहाँ जुड़ेगा, H+ यहाँ जुड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे इस कार्बन पर, तो ये बनेगा CH3 हो गया, और इस CH पर प्लस आवेश आ गया, धन आवेश आ गया, और ये CH3 है ही, और Br- इसमें साथ में रहता है। तो ये जो बना ये द्वितीयक कार्ब धनायन है। अगर इसके विपरीत होता तो क्या होता, एक प्राथमिक कार्ब धनायन बनता, क्योंकि उसमें H कहाँ जुड़ रहा है, H यहाँ जुड़ता और धनावेश कहाँ आता, इस कार्बन पर आता। यहाँ याद रखिएगा कि जो द्वितीयक कार्ब धनायन है वो प्राथमिक की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इस दिशा में काम करने के कारण द्वितीयक कार्ब धनायन बनता है, प्राथमिक कार्ब धनायन नहीं बनता। ये जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इस दिशा में काम क्यों करता है, ये प्रश्न उठता है। तो इसका कारण ये है कि ये जो CH3 है इसका +I प्रभाव इस तरफ काम करता है, दूसरे कार्बन की तरफ, इसलिए ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इस दिशा में काम करता है, इसके विपरीत काम नहीं करता। अब Br- जो आपके पास में है वो द्वितीयक कार्ब धनायन पर इस प्रकार से जुड़ जाता है और 2 ब्रोमोप्रोपेन के रूप में मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। प्रति मार्कोनिकॉफ योग या परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव, जब परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग कराते हैं तो 1 ब्रोमोप्रोपेन मुख्य उत्पाद बनता है, जबकि मार्कोनिकॉफ नियम जो अभी आपने देखा उसमें 2 ब्रोमोप्रोपेन मुख्य उत्पाद था। यहाँ कंडीशंस बदल गई हैं, अभिक्रिया की परिस्थितियाँ बदल गई हैं, HBr का योग आप करवा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब परऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है, और ये क्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि से संपन्न होती है, इसलिए इसे मुक्त मूलक योग भी कहते हैं। ये जो परऑक्साइड होता है डाई एसिल परऑक्साइड है, ये देख रहे हैं आप, डाई एसिल परऑक्साइड, ये होता है डाई एल्किल परऑक्साइड, और अगर R यहाँ पर C6H5 लें तो इसे हम कहते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया को शुरू करता है और मुक्त मूलक क्रियाविधि से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। क्रिया को शुरू करने वाले पद अगर आप देखें तो उसमें ये जो बेंजोइल परऑक्साइड या एसिल परऑक्साइड है, डाई एसिल परऑक्साइड इसको बोलते हैं, इसमें इस परऑक्साइड बंध का समांश विखंडन होने से 2 एसिल मुक्त मूलक बनते हैं। इस एसिल मुक्त मूलक में फिर R और कार्बन के बीच के बंध का समांश विखंडन होता है और एल्किल मुक्त मूलक बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये एल्किल मुक्त मूलक जो बना ये HBr से अभिक्रिया करके, यानी HBr के बीच के बंध को समांश विखंडित करके Br मुक्त मूलक जनरेट करता है,
बनाता है। तो इस प्रकार ये क्रिया को शुरू करने वाले 3 पद हैं। पहले में एसिल मुक्त मूलक बना, दूसरे में एल्किल मुक्त मूलक बना और तीसरे पद में एल्किल मुक्त मूलक HBr से क्रिया करके Br मुक्त मूलक बनाता है। क्रिया को सतत रखने वाले पद, इनमें जो Br मुक्त मूलक बना था वो अपने क्रियाकारक प्रोपीन से क्रिया करता है और इसके जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका समांश विखंडन होता है। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला गया। जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर गया है वो इस Br के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके एक बंध बना लेता है। तो इस प्रकार Br यहाँ जुड़ जाता है और ये मुक्त मूलक कहाँ रह जाता है, इस कार्बन पर रह जाता है, बीच वाले कार्बन पर। ये कौन सा मुक्त मूलक है, ये द्वितीयक मुक्त मूलक है। अगर इसका उल्टा होता, इसका विपरीत होता, Br यहाँ जुड़ जाता तो प्राथमिक मुक्त मूलक बनता जो कम स्थायी होता है। जैसा आपने अभी देखा था, द्वितीयक कार्बोनियम आयन स्थायी होता है प्राथमिक की अपेक्षा, वैसे ही द्वितीयक मुक्त मूलक भी स्थायी होता है प्राथमिक मुक्त मूलक की अपेक्षा। तो ये जो द्वितीयक मुक्त मूलक इसमें बना है ये फिर HBr का समांश विखंडन करता है और इस प्रकार हमारा ये उत्पाद बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन और Br मुक्त मूलक। ये क्रिया को सतत रखने वाले पद हैं, ये निरंतर जारी रखती है। Br जो बना वो प्रोपीन से रिएक्शन करके ये द्वितीयक मुक्त मूलक बनाता है, ये द्वितीयक मुक्त मूलक HBr से क्रिया करके Br मुक्त मूलक बनाता है। इस प्रकार ये चेन रिएक्शन शुरू होती है। अब क्रिया को समाप्त करने वाले पद, इनमें ये दोनों जो मुक्त मूलक बने हैं ये 3 प्रकार से क्रिया को समाप्त कर सकते हैं। या तो ये दोनों मूलक आपस में क्रिया करके ये बना देते हैं उत्पाद, या ये समान मुक्त मूलक दो आपस में मिल जाएं और ये बना दें, और 2 Br मुक्त मूलक मिल जाएं और Br2 बना दें। इस प्रकार ये क्रिया का समापन होता है। तो ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। तो याद रखिएगा, परऑक्साइड प्रभाव यानी परऑक्साइड की उपस्थिति में केवल HBr का योग होने पर ही मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग होता है, जिसको प्रति मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, परऑक्साइड प्रभाव HCl तथा HI नहीं दर्शाते हैं, क्यों? आपने बात की अभी कि केवल HBr ही परऑक्साइड प्रभाव दर्शाता है, तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ देखिएगा आप, ये इनके बंध सामर्थ्य है। HCl का बंध सामर्थ्य सर्वाधिक है, इससे कम HBr का है और HI का सबसे कम है। तो HX बंध सामर्थ्य का जो ये क्रम है ये इंगित करता है कि उच्च बंध ऊर्जा के कारण HCl बंध C6H5 मुक्त मूलक से विदलित नहीं हो पाता, यानी इसका समांश विखंडन नहीं हो पाता। जबकि ये जो दुर्बल बंध है इसका समांश विखंडन आसानी से हो जाना चाहिए और आयोडीन मुक्त मूलक बनता है। तो जो आयोडीन मुक्त मूलक बनता है वो बड़े आकार का होने के कारण आपस में मिल करके आयोडीन बना देता है, I2 बना देता है। तो वो द्विबंध पर जुड़ने के बजाय क्या बना देता है, आयोडीन अणु बना देता है। तो द्विबंध पर जुड़ने के लिए HBr बंध की जो ऊर्जा है, बंध सामर्थ्य है, वो इतना है कि वो बंध ऊर्जा आसानी से मिल जाती है और जो Br मुक्त मूलक बनता है वो क्या बनाता है, एल्कीन पर जुड़ करके प्रति मार्कोनिकॉफ यानी एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाता है। एक प्रश्न है, हेक्स 1ईन की HBr के साथ परऑक्साइड की अनुपस्थिति में तथा परऑक्साइड की उपस्थिति में संकलन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों के IUPAC नाम दीजिए। आपने ये रिएक्शन अभी देखी है, आपने देखा कि HBr का योग 2 तरीके से हो सकता है, परऑक्साइड की अनुपस्थिति में और परऑक्साइड की उपस्थिति में। यदि परऑक्साइड की अनुपस्थिति है तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग होगा और परऑक्साइड की उपस्थिति है तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग होगा। तो परऑक्साइड जब नहीं है तो योग हो रहा है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, यानी Br वहाँ जुड़ रहा है जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन है, तो 2 ब्रोमोहेक्सेन बनता है, ये इसका IUPAC नाम देख रहे हैं आप। और परऑक्साइड यदि उपस्थित है तो योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है और Br कहाँ जुड़ रहा है जहाँ पहले से ज़्यादा संख्या में हाइड्रोजन है, यानी 1 ब्रोमोहेक्सेन बनता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग किस प्रकार होता है। एल्कीनों की ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का योग हो रहा है, देखिए H यहाँ पर इधर जुड़ गया है और इस CH2 से बाकी बचा हुआ भाग जुड़ गया OSO3H, तो ये होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट।
प्रोपीन पर योग हो रहा है तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग होगा, जैसा भी आपको बताया है। तो H कहाँ जुड़ेगा, ये CH2 पे जुड़ेगा तो CH3 हो जाएगा, और OSO2OH कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो इस प्रकार प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट उत्पाद बनता है। एल्कीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में जल के साथ मार्कोनिकॉफ नियमानुसार अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं। तो इसमें H2O का योग हो रहा है। H कहाँ जुड़ रहा है, इस कार्बन पर जुड़ रहा है, और OH कहाँ जुड़ रहा है, इस कार्बन पर जुड़ रहा है। तो इस प्रकार 2 मैथिल प्रोपीन पर जब H2O का योग होता है और अम्ल की कुछ बूंदें हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो क्या बन रहा है, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जल का योग होने से, या जल का योग भी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। तो हमने देखा एल्कीन योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाती है एल्कीन। H2 का योग, X2 का योग, HX का योग, H2SO4 का योग और जल का योग, ये 5 अभिक्रियाएं आपने देखी। अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण और ओजोनी अपघटन की। एल्कीन ठंडे तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन, जिसको बेयर अभिकर्मक कहते हैं, के साथ अभिक्रिया करके विसिनल ग्लाइकोल बनाती है। पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का विरंजीकरण यानी उसका रंगहीन हो जाना असंतृप्तता का परीक्षण है। तो यहाँ पर ये जो तनु के MnO4 है, इसका 1% सॉल्यूशन बेयर अभिकर्मक कहलाता है, और इसकी जब अभिक्रिया एल्कीन से कराते हैं तो इस विलयन का यानी बेयर अभिकर्मक का रंग उड़ जाता है। उसका रंगहीन हो जाना यह इंगित करता है कि अभिक्रिया किसी असंतृप्त यौगिक यानी एल्कीन से हो रही है। तो इसमें ग्लाइकोल बनते हैं। प्रोपीन से रिएक्शन होती है तो प्रोपेन 1,2 डायोल बनता है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी अम्लीय होता है, की क्रिया जब एल्कीन से करवाई जाती है तो वो कीटोन या अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है एल्कीन को। उत्पाद की जो प्रकृति होती है वो एल्कीन की प्रकृति तथा प्रायोगिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यहाँ देखिए 2 मैथिल प्रोपीन है, इस कार्बन जो द्विबंध से बंधित है इस पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो उत्पाद क्या बन रहा है यहाँ पर, प्रोपेनॉन यानी कीटोन। अगर एक हाइड्रोजन उपलब्ध है द्विबंध से बंधित कार्बन पर तो वो अम्ल में बदलेगा, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, क्योंकि फार्मिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड जल में टूट जाता है। ब्यूट-2-इन में देखें आप, जब इसकी क्रिया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से या पोटेशियम परमैंगनेट से कराई जाती है तो एथेनोइक अम्ल बनता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन इसके पास है और एक हाइड्रोजन इसके पास है, इसलिए क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया के द्वारा, इस सामान्य अभिक्रिया के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं कि इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा, एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनेगा, और इस कार्बन के पास में दोनों एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रिया होगी तो ये वाला भाग कीटोन में परिवर्तित होगा। ये देखिए आप, कीटोन बनाता है। ओजोनी अपघटन में एल्कीन ओजोन का योग कर ओजोनाइड बनाते हैं, यानी जब ओजोन का योग होता है तो ओजोनाइड बनता है, ये ओजोनाइड बना, और जिंक और जल के अणु के साथ ओजोनाइड छोटे अणुओं में टूट जाता है। यह अभिक्रिया एल्कीन तथा अन्य असंतृप्त यौगिकों में डबल बॉन्ड की स्थिति निश्चित करने के लिए उपयोग में ली जाती है। देखिए यहाँ पर ये अक्रिय विलायक है, कम ताप है, ओजोन से रिएक्शन हो रही है किसी एल्कीन की, तो ओजोनाइड बन रहा है। ओजोनाइड कैसे बन रहा है कि यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में अब कोई बंध नहीं है, ओजोन इस प्रकार से तीनों ओजोन के ऑक्सीजन परमाणु जुड़ गए हैं, ये ओजोनाइड कहलाता है। और जब इसका जिंक और जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये H2O2 के रूप में निकल जाता है ऑक्सीजन, और यहाँ पर इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध देखेंगे आप, और इसके बीच में भी द्विबंध है, ये देखिए। तो 2 कार्बोनिल यौगिकों में बट जाता है ये, तो एक भाग इसका अलग हो जाएगा कार्बन इसको लेकर के, दूसरा भाग ये वाला अलग हो जाएगा, तो 2 कार्बोनिल यौगिक बनेंगे। अब यहाँ पर जो यहाँ जुड़ा हुआ होगा एल्कीन में वही यहाँ पर होगा। तो आप इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि एक एल्कीन ओजोनी अपघटन कराने पर एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है तो उस एल्कीन का नाम बताइए,
तो एसिटैल्डिहाइड बनाता है, इसका मतलब ये देखिए एसिटैल्डिहाइड है और मेथेनेल है यानी फॉर्मेल्डिहाइड है, तो यहाँ पर CH3 होगा और एक H है तभी एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पर दोनों H है तभी फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो अल्टीमेटली जब प्रोपीन तक आप पहुँचेंगे, मतलब जब एल्कीन पर पहुँचेंगे तो वो क्या होगा, वो प्रोपीन होगा। तो प्रोपीन का ओजोनी अपघटन कराएंगे तो प्रोपीन ओजोनाइड बनता है और प्रोपीन ओजोनाइड की जिंक और जल से क्रिया कराने पर एथेनेल और मैथेनेल बनते हैं। अब इसकी देखें आप 2 मेथिल प्रोपीन का जब ओजोनी अपघटन कराते हैं तो यहाँ से 2 टुकड़े करने हैं, यहाँ से ये टूट जाता है अणु। एक कार्बोनिल यौगिक जो बनेगा वो क्या होगा, एसीटोन होगा, कीटोन होगा। दूसरा जो बनेगा वो क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो अगर आपको ये दिया जाता है उत्पाद और आपसे एल्कीन पूछा जाता है तो आप ये देखिए कि कार्बोनिल कार्बन से कौन से 2 समूह जुड़े हुए हैं। यहाँ 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, 2 मैथिल समूह यहाँ जोड़ दीजिए। यहाँ पर कार्बोनिल समूह से 2 H जुड़े हुए हैं, यहाँ 2 H जोड़ दिए आपने। तो इस प्रकार आप एल्कीन पर पहुँच सकते हैं कि कौन से एल्कीन का ओजोनी अपघटन कराने पर एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है। बहुलीकरण, आप पॉलीथीन की थैलियाँ तथा पॉलीथीन शीट से परिचित हैं। अधिक संख्या में एथीन अणुओं का उच्च ताप, उच्च दाब तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकलन करने से पॉलीथीन प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्त वृहद अणु यानी बड़े अणु बहुलक कहलाते हैं। इस अभिक्रिया को बहुलकीकरण या बहुलकन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉलीमराइजेशन। सरल यौगिक जिनसे बहुलक प्राप्त होते हैं एकलक कहलाते हैं। बहुलकों का उपयोग प्लास्टिक के थैले, निष्पीडित बोतल, रेफ्रिजरेटर डिश, खिलौने, पाइप, रेडियो तथा टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में किया जाता है। पॉलीप्रोपीन का उपयोग दूध के कैरेट, प्लास्टिक की बाल्टियां तथा अन्य संचलित यानी मोल्डेड वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। हालांकि अब पॉलीथीन तथा पॉलीप्रोपीन का वृहत उपयोग यानी बहुत ज़्यादा उपयोग होना हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है। ये देखिए इस प्रकार से ये जो एथिलीन के अणु हैं, N अणु मिलकर के आपस में जुड़ करके पॉलीथीन बनाते हैं और अन्य एल्कीन जैसे ये प्रोपीन है, ये भी इसके N अणु उच्च ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति में पॉलीप्रोपीन बनाते हैं। ये बहुत उपयोगी उत्पाद हैं लेकिन अब हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। आज हमने पढ़ा एल्कीन के विरेचन की विधियाँ, एल्कीन के भौतिक गुण, एल्कीन के रासायनिक गुण। अब अगले भाग में हम एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।